अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज के इस वीलॉग में ये कम्प्लीटली डिफरेंट वीलॉग है, रूटीन से हटकर है। और मैंने सोचा कि आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों पर बात हो रही है और गाड़ियों की ख़रीद व फ़रोख्त पे बात हो रही है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे बात हो रही है, ऑटो पॉलिसी पे बात हो रही है। तो GWM टैंक 500 एक ऐसी गाड़ी है जिसको 2026 जनवरी में साज़गार वालों ने लॉन्च किया और इसकी बड़ी हाइप रही है और अभी भी इसकी बड़ी हाइप है। तो क्या हैज़ इट लिव्ड अप टू द हाइप? क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये लेने लायक है या नहीं है? अब तक आपने कुछ रिव्यूज़ देखे होंगे या हो सकता है बहुत से रिव्यूज़ देखे हों, लेकिन यकीन मानिए मेरा ये रिव्यू करने का मकसद ये है कि जो असल फैक्ट्स हैं ना वो आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, ये गाड़ी अब तक मैं 1645 किलोमीटर चला चुका हुआ हूँ और इसमें लाहौर से इस्लामाबाद और वापस लाहौर तक का सफ़र भी शामिल है। सबसे पहले तो ये कि गाड़ी मैंने बुक कैसे करवाई। गाड़ी जी मैंने जब जनवरी का तकरीबन ये आखिरी हफ़्ता था, तो उस दिन हाजी साहब ने यानी कि सुनील मान साहब ने कहा कि आज शाम 7 बजे इसकी प्राइस अनाउंस हो रही है और गाड़ी लॉन्च हो रही है। अब उन्होंने वो वहाज के साथ वीडियो की और वो शाम को 7 बजे पब्लिश हुई वीडियो, जिसमें उन्होंने प्राइस बताई कि जी टैंक 500 HEV भी आ रहा है और PHEV आ रहा है और दोनों वेरिएंट्स की ये प्राइस हैं। अच्छा, उसी दिन मैंने उनके अनाउंस करने से पहले ही मुझे अंदाज़ा था कि ये तकरीबन कितने की बुकिंग होगी, इनिशियल बुकिंग जो है। तो मैंने उसी अपने अंदाज़े की बुनियाद पर मैंने कहा जी अगर फ़र्ज़ करें कि कम की बुकिंग प्राइस हुई, मैंने ज़्यादा का पे ऑर्डर दे दिया तो कोई इशू नहीं है, कोई रौला नहीं है। मैं क्या करूँगा कि मैं जो इजाफ़ी है उसको फिर आगे जो प्राइस होगी उसके अंदर एडजस्ट करवा लूँगा। तो इस सोच के तहत मैंने जाकर शाम को 5 बजे से पहले ही पे ऑर्डर दे दिया। बल्कि मेरे एक और दोस्त मेरे साथ थे अयाज साहब, उन्होंने भी जाकर पे ऑर्डर दे दिया और वो भी बड़ा इसको गाड़ी को पसंद कर रहे थे। मुझे भी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। मैंने कहा जी ज़रूर करवानी चाहिए। फिर उसके बाद जब 3-4 दिन 5 दिन का वक्फ़ा था कि जब इसका एक्चुअल बुकिंग सिस्टम में डलनी थी और उस सिस्टम में जो बुकिंग डलनी थी उस पर सारी चीज़ों का दारोमदार था। तो मैंने, अब लोग कहते हैं ना कि जी किसी को गाड़ी पहले मिल गई, मैं लोगों की शिकायत सुनता रहता हूँ और कुछ लोग कहते हैं जी हमें गाड़ी अभी तक नहीं मिली है और ये साज़गार वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को दे रहे हैं। यकीन माने मैंने गाड़ी को टाइम से हासिल करने के लिए बड़ा ज़ोर लगाया और उस दिन जब पहला दिन था बुकिंग फॉर्म इशू होने का, एक्चुअल बुकिंग का, उस दिन 9 बजे ये इधर बरकी रोड पे हाशमी साहब का शोरूम है। तो मैं हाशमी साहब के शोरूम के बाहर सुबह 6:30 बजे पहुंच गया और पहुंचकर तो मैंने उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैं कहा जनाब हाशमी साहब कित्थे हो, ताले लगे ने, आ जाओ, मैंने गाड़ी की बुकिंग अपने सामने बैठ के करवानी है। उन्होंने कहा कि जी हम तो अभी नहीं, हम तो कहीं 8:30-9 बजे आएंगे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मुझे ये था कि भाई तारीख़ बदल गई है, सिस्टम में ओपन हो गई होगी बुकिंग, तो ये ना हो कि बुकिंग पहले ही लोगों की हो जाए जिन्होंने सिफारिशें कराई हुई होती हैं। होता है ना जी, पाकिस्तान में सिफारिशें भी चलती हैं। तो मैं इसलिए वहाँ पर पहले पहुँच गया और ख़ैर वो सुबह 9 बजे आए। 9 बजे आकर उन्होंने बुकिंग्स डालना शुरू की तो मैंने शुरू में ही वहाँ पे सर पे बैठ के बुकिंग करवा दी। मेरी भी गाड़ी की बुकिंग हो गई और मेरे जो दोस्त थे अयाज साहब, उनकी भी गाड़ी की बुकिंग हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंतज़ार होता रहा और फिर जाकर कहीं एंड ऑफ अप्रैल ये कहा गया कि आप बकिया पेमेंट भी जमा करवा दें। वो बकिया पेमेंट भी फिर जमा करवा दी और इस तरह से 20 मई को ये गाड़ी PHEV मुझे मिल गई। अब जब मैंने ये गाड़ी चलाई तो मैंने इसको हर एंगल से, हर जाविये से चेक किया। मुझे इसमें अब तक मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, लेकिन जहाँ जो परेशानियाँ थी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि गाड़ी जब आप इसको चार्ज करते हैं PHEV को, और अगर आप कहीं किसी कमर्शियल जगह पे जाके करते हैं, किसी पेट्रोल स्टेशन पे करते हैं, तो अव्वल तो ये है कि ये गाड़ी घर पे चार्ज करने वालों के लिए है। यानी कि आप घर पे चार्ज करें, भले आपके पास सोलर है या नहीं। अगर सोलर है तो फिर तो सोने पे सुहागा। अगर सोलर नहीं है तो फिर भी अगर आप घर पे करेंगे तो आपको तकरीबन कोई 52 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज हो रहा होगा और आपको ये कोई 1800 के करीब चार्ज हो जाएगी। जब ये चार्ज होती है गाड़ी तो आपको ये माइलेज दिखाती है 120 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में ये 120 किलोमीटर नहीं देती।
एक्चुअल में ये कम देती है। वो बताने से पहले अगर आप किसी कमर्शियल स्टेशन पे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ये इधर लाहौर में गिरजा चौक है, वहाँ पर PSO का है एक चार्जिंग स्टेशन है। आप वहाँ पे रात को 1 बजे भी चले जाएं तो आपको पता ये चलता है कि जी आपका वेटिंग चल रहा है, यानी कि जो आपसे पहले लोग वहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियाँ चार्ज करवा रहे हैं, उनको 1-1 घंटा लगेगा, यानी कि आप 1 घंटा इंतज़ार करेंगे। अच्छा, वो भी 1 घंटा तब है कि अगर आपसे पहले भी कोई नंबर किसी का नहीं लगा हुआ, कोई और 2 गाड़ियाँ इंतज़ार में नहीं है। फिर गाड़ी चार्ज होने में वहाँ पर कमर्शियल स्टेशन पर भी, कमर्शियल चार्जर पर भी 45 मिनट लगते हैं और 3035 रुपये में चार्ज होती है। और उस दिन मैं जब वहाँ पर गया एक दफ़ा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये कभी कोई बंद तो नहीं करते आप किसी भी टाइम? तो उन्होंने कहा जी आज जब बिजली गई हुई थी तो 3-4 घंटे हमने बंद रखा, क्योंकि जब बिजली जाती है तो जनरेटर पे हम सिर्फ पंप को चला रहे होते हैं, ये चार्जिंग हम बंद कर देते हैं, यानी कि वो भी एक ख्वारी है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगर इसको मोटरवे पे लेकर जाते हैं तो जो वहाँ पर भेरा पे चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ीज़ के साथ, तो वो उन्होंने शेड भी नहीं बनाया हुआ, वहाँ पर आप धूप में खड़ी करके इसको आप चार्ज करेंगे। तो बाहर तो चार्ज करना इस गाड़ी को बड़ी ख्वारी है, ये तो चार्ज सिर्फ घर पे ही इसको करना बनता है, और सोलर पे चार्ज करेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो घर वाले पे भी कर लेंगे तो 52 रुपीज़ पर यूनिट है। क्योंकि सोलर पे भी इशू ये है ना कि सोलर पे भी आपने इसको चार्जिंग में सुबह पे लगाना है, शाम में आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे रात के वक्त, तो सारे दिन की जो बैटरीज ने चार्ज किया होता है वो तो घर की फिर कंजम्पशन के लिए होगा ना, घर के पंखे शंखे लाइटें वाइटें ये सब चीज़ें चलेंगी, तो वो भी आप सुबह में कर रहे होंगे। तो घर की कहानी ये है। और देती ये कितना है, ये 90 किलोमीटर देती है आपको। अगर आपने इसको चार्ज करवाया है 100% तक तो ये आपको 90 किलोमीटर देगी। दूसरा, ये अब तक मैंने इसको चलाया है तो अभी मैं देख भी रहा हूँ साथ साथ, ये आपको 11.4 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स दे रही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 100 से आप डिवाइड कर दें 11.4 को, तो आपके सामने टोटल आ जाएगा कि ये टोटल चार्जिंग आपको पर लीटर इसकी कितने किलोमीटर ये दे रही है। तो 100 डिवाइडेड बाय 11.4 गिव्स यू 8.77 किलोमीटर्स, ये रेंज दे रही है मुझे इसकी पेट्रोल पे। और इलेक्ट्रिक रेंज मैंने आपको बता दी। मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया तो जाते हुए 150 किलोमीटर थे और गाड़ी में मौजूद था। फिर सुखे की से मैंने 23,000 रुपये का फ्यूल डलवाया, वो हाई ऑक्टेन डलवाया देखने के लिए कि भाई क्वालिटी अच्छी है तो चलें यहाँ से हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। 23,000 रुपये में वो डलवाया। फिर इस्लामाबाद पहुंचा तो इस्लामाबाद पहुंचकर फिर मैंने इसको अटक का, वहाँ पर एक है चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पर चार्ज करवाया। तो वहाँ पर रेट ज़्यादा है, वहाँ पर 110 रुपये पर यूनिट ले रहे थे, तो उन्होंने कोई 3570 रुपये में उन्होंने गाड़ी चार्ज करके दी और चार्जिंग टाइम वही 45 मिनट। अच्छा, और वहाँ से जब मैं वापस आया तो फिर मैंने भेरा पहुँच के इसको दोबारा इसका फ्यूल डलवाया। 13,000 रुपये का मैंने फ्यूल वो डलवाया। लाहौर घर पहुँचा तो अभी 182 किलोमीटर इसके मौजूद थे, तो उसमें से आप ये 32 किलोमीटर्स यानी कि तकरीबन आप ये 4 लीटर निकाल दें तो आपके सामने टोटल आ जाएगा कि टोटल क्या है। आप ये भी कैलकुलेट कर लें कि जी अगर आपने हाई ऑक्टेन डलवाना है तो कितने का डलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। और आपका जो रेगुलर फ्यूल है आप वो डलवाएंगे तो कितने में डलेगा, चार्जिंग होगी तो कितने में होगी। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि लाहौर से इस्लामाबाद और वापसी तक का जो ये सफ़र था, ये आपको अगर दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल फ्यूल के साथ तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं हाई ऑक्टेन के साथ तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोनों सूरतें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये तकरीबन जी 32,829 रुपये आपको ये पड़ेगा अगर आप नॉर्मल फ्यूल डलवाते हैं, और अगर आप इसमें हाई ऑक्टेन डलवाते हैं तो ये पूरा ट्रिप जिसमें 110 रुपये पर यूनिट वहाँ का भी शामिल है, इस्लामाबाद वाला महंगा यूनिट है, वहाँ पर लाहौर में सस्ता है, तो वो 37,750 रुपये में ये आना जाना है, और उसके अलावा इसका टोल टैक्स है। अच्छा, अब एक और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये गाड़ी चलते हुए अब जिस तरह ये 13% पर आती है उससे नीचे ये नहीं जाती, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक रेंज है वो 100% से आती है नीचे, तो 13% तक रहती है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो ये था ना पहले एक ज़हन में बात कि जी पता नहीं ये जब बैटरी इसकी डिप्लीट हो जाएगी तो डिप्लीट होने के बाद ये गाड़ी वो पावर आपको देगी या नहीं देगी, तो वो 13% पीछे बचा के रखती है। और साथ साथ जैसे जैसे आपकी ब्रेकिंग होती है, जिस तरह ख़ास तौर पे ब्रेकिंग ज़्यादा शहर में हो रही होती है तो वो दोबारा से जनरेट कर रही होती है। तो मैंने देखा कि कई मरतबा 13% पर होती थी और गाड़ी शहर में चलाने के नतीजे में वो 30% तक चली जाती है, और आपको
13 से 30% तक तो मैंने करके देखा है, वो होता है। अच्छा, जो ऐप है वो एक दफ़ा क्या हुआ कि ऐप इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, वो गाड़ी स्टार्ट आप रिमोटली कर लें, गाड़ी लॉक आप उसको रिमोटली कर लें, एसी चला लें, विंडोज़ को आप मैनेज कर लें, आप वेंटिलेशन सीट्स की ऑन कर लें, आप उसको गाड़ी को लोकेशन देख लें कि गाड़ी की लोकेशन क्या है, कहाँ पर खड़ी है। तो उसमें बेशुमार ऑप्शंस आपके पास, गाड़ी की फ्यूल का भी बताती है कितना फ्यूल है और कितनी चार्जिंग है। फिर ये भी आपको बता रही होती है गाड़ी कि आप कि अगर चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग कितनी हो रही है, मतलब अगर चार्ज करने के लिए आपने गाड़ी को लगाया हुआ है तो साथ साथ आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी कितनी चार्ज होगी और कितनी देर में इसकी चार्जिंग मुकम्मल होगी। तो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मैं ऐप इस्तेमाल कर रहा था तो ऐप इस्तेमाल करते करते वो काम ही ना करे, कोई ना खुल रही है गाड़ी, ना गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ना कोई और चक्कर है, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो फिर मैंने बताया वहाँ पर डीलरशिप पे, तो डीलरशिप को बताने से पहले मैंने कहा जी मैंने डिवाइस को भी अपना फ़ोन जो है उसके साथ अनलिंक कर दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आज ही के दिन में हम आपको इसको फ़िक्स करके प्रॉब्लम देंगे। उस दिन तो प्रॉब्लम फ़िक्स नहीं हुआ, अगले दिन फिर मैंने रिमाइंडर दिया तो 2 घंटे के अंदर अंदर फिर मुझे उन्होंने कहा कि जब आप चेक कर लें ये फ़िक्स हो गया। तो वो फ़िक्स होने के बाद फिर मुझे दोबारा से मसला नहीं आया उसके अंदर और वो बेहतरीन चलता रहा। हाँ, ये है कि गाड़ी वैले वालों को देते हुए ज़रा एहतियात किया करें, क्योंकि वैले वालों को इतनी समझ नहीं आती। मैं इस्लामाबाद में जाके मैंने वैले वालों को गाड़ी दी, तो जब मैंने गाड़ी लेनी थी मैंने उनको पर्ची दी, मैंने कहा जी गाड़ी दे दें मुझे। तो वो गाड़ी उनकी कहीं दूर पार्किंग में थी, तो वो मैं खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा यार अभी तक गाड़ी नहीं आई, क्या किधर रह गई? पूछा तो उन्होंने कहा जी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार कोई दोबारा से देखें, सही से नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने कहा जी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने फिर ऐप के ज़रिए उसको देखा, तो मैंने कहा जी गाड़ी तो मैंने वहाँ ऐप से स्टार्ट की, मैंने कहा गाड़ी तो स्टार्ट भी हो रही है, लॉक अनलॉक भी हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रही? मैंने कहा उनको बताएं स्टार्ट हो गई है, ले आएँ। उन्होंने कहा जी नहीं हो रही है। बहरहाल जी उनको 2-3 मरतबा मैंने कहा, उन्होंने बात नहीं सुनी। मैं फिर कहा जी मुझे बताएं गाड़ी किधर है, मैं खुद जाता हूँ। मैं वहाँ पर खुद गया। जब मैं वहाँ पर खुद गया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उनको समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि जब गाड़ी PHEV स्टार्ट होती है तो वो इतनी साइलेंट होती है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो स्टार्ट हो गई है। तो वो बार बार कहें जी गाड़ी स्टार्ट नहीं। उनको इंजन की आदत है कि आवाज़ आनी चाहिए ज़रा ज़ोरदार, और उस आवाज़ के आने पर उन्हें पता चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई भी थी। जहाँ तक इस गाड़ी की कम्फ़र्ट की बात है तो गाड़ी बहुत कम्फर्टेबल है। प्लांटेड महसूस करते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को पुश भी करें तो ये बड़ी प्लांटेड है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ ये जो अभी 11.4 मैंने आपको बताया था लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, वो हमने कैलकुलेट भी किया ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, और अभी फिर अब ये 11.2 पर भी आ गई है। तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ वाज़े बता दूँ कि ये आप इसको जितना और इस्तेमाल करते जाएंगे ना, अभी तो मैं इसको नॉर्मल मोड पे चलाता हूँ, इको शिको पे चलाऊँगा तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा नीचे आ जाएगी। लेकिन ये है कि ये गाड़ी, और शुरू में जैसे कि मैं आपको भी बात बता रहा था कि शुरू में आप गाड़ी को ज़रा चेक भी करते हैं कि ज़रा चेक करें कि रेस देखकर इसको एक्सेलरेट करके कि कितना भागती है। तो वो उससे भी आप जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो गाड़ी की फिर ज़ाहिर बात है फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा फिर पेट्रोल इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो एक ये भी था रीज़न। तो मैंने जब वो करके देखा, एक्सेलरेट करके देखा है, तो ये इतनी प्लांटेड है गाड़ी कि आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मतलब आपको ये नहीं लगता है कि गाड़ी किधर खब्बे सज्जे निकल ना जाए खुदा ना खास्ता। गाड़ी बड़ी आपको प्लांटेड फील आपको दे रही होती है। HEV में और PHEV में फ़र्क क्या है कि ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पीछे आर्म रेस्ट है सेंटर में, इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर टैबलेट है। अब वो जो टैबलेट है वो आप इस्तेमाल करेंगे कुछ अरसे के लिए, लेकिन ज़्यादा अरसा आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल एक फ़ीचर है। फिर उसके अलावा अगर आप बूट स्पेस देखें तो कोई तकरीबन कुछ इंचेस HEV का बूट स्पेस ज़्यादा है, ट्रंक जो है, और चौड़ाई में भी और गहराई में भी है, वरना दोनों का सेम है। कंफर्ट पिछली सीट्स की दोनों की सेम है, फ्रंट सीट्स की दोनों की सेम है। इस्लामाबाद जाते हुए मैं पहले मुझे लग रहा था कि यार इसकी मसाज तो किसी काम की नहीं है, ये तो फ़ायदा ही कोई नहीं है यार, ये तो बिल्कुल ही नाजुक सी है। लेकिन इस्लामाबाद जाते हुए मैंने इस्तेमाल किए इसके मुख्तलिफ मोड्स, तो उसने मुझे जो है वो तसल्ली कराई। और इसकी जो पिछली सीट है HEV की, उसी से पता चलता है, मतलब बाहर से आप गाड़ी देख लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी HEV है या PHEV है, वो आपको अंदर से ही पता चलेगा, और अंदर से आपको पता चलेगा थ्रू दी आर्म रेस्ट। बाकी सब एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। वॉइस कमांड इसमें है, हेलो GWM वाला फीचर इसमें है। मैंने जैसे ही कहा हेलो GWM तो आगे से वो एक्टिव हो गया। तो इसके अंदर वो जी, नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो थैंक यू। अच्छा
तो मैंने वो इसमें वो फ़ीचर है, लेकिन दूसरी गाड़ी में HEV में वो फ़ीचर नहीं है। फिर इसके अंदर आपके सिर्फ यहाँ पे करके ना ये आपके वेंट्स हैं AC के लिए, जो आपने आगे से टेम्परेचर रखा होगा वो पीछे के लिए खैर टेम्परेचर PHEV में आप चेंज कर सकते हैं, आगे का और रख सकते हैं, पीछे का आप टेम्परेचर और रख सकते हैं, लेकिन जो AC की थ्रो है वो जो आगे होगी वही पीछे होगी, जो पीछे होगी वही आगे होगी। मतलब पीछे वाला अगर तेज़ करेगा तो आगे भी तेज़ हो जाएगा, आगे वाला स्लो करेगा तो पीछे भी स्लो हो जाएगा। जबकि HEV में यहाँ पीछे वेंट्स हैं आपके, और जो 6ठी 7वीं सीट है उसके लिए भी वेंट्स हैं वहाँ पर, उन वेंट्स से भी आपको कूल हवा मिलती रहेगी, यहाँ से भी आपको हवा मिलती रहेगी। जो HEV है, HEV में जो आपकी रेयर सीट्स हैं और जो रेयर पे कंट्रोल है यहाँ पे करके HEV का, वहाँ से आप इसकी रेयर साइड की कूलिंग और इसकी थ्रो क्या होगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, वो आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं, और थर्ड रो का भी आप यहीं से पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक HEV में एडवांटेज है। वेंट्स भी हैं पिलर्स में, और यहाँ से आप उसका थ्रो क्या होगी वो एक अलग होगी, मतलब ये नहीं होगी कि जो आगे है वही पीछे होगी जिस तरह PHEV में है। HEV में आप उसको सेपरेटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पीछे ड्यूल कंट्रोल है आपके पास, और आप वहाँ से उसकी थ्रो भी और उसका टेम्परेचर क्या होगा वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। PHEV में थ्रो तो वही रहेगी जो आगे पीछे चल रही है, लेकिन पिछली साइड का आप टेम्परेचर अलग कर सकते हैं। ये एक फ़र्क है कि मतलब पिछली साइड का PHEV में टेम्परेचर अलग से आप उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो आर्म रेस्ट है ये PHEV का, उसका एक टेक्निकल पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा। जो PHEV का आर्म रेस्ट है, उस आर्म रेस्ट से आप कंट्रोल इसका सनरूफ का शेड खोल लें, सनरूफ खोल लें, एम्बिएंट लाइटिंग चेंज कर लें, म्यूज़िक आप इसका चला लें, बंद कर लें, म्यूज़िक का वॉल्यूम ऊपर कर लें, नीचे कर लें। फिर उसके अलावा जो PHEV में पिछली सीट्स पे आपके पास वेंटिलेशन है, मसाज है, आप उसको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी वहीं से कंट्रोल हो जाती है। सो ये वो तमाम फीचर्स उसके अंदर हैं जो PHEV में है। लेकिन जो PHEV का आर्म रेस्ट है, जब वो नीचे आता है तो वो बिल्कुल चूँकि आके सीट पे रेस्ट करता है, तो अगर कोई दाएं तरफ या बाएं तरफ बैठा हुआ है, यानी कि दोनों साइड्स पे जो भी कोई पीछे रेयर सीट पे बैठा हुआ होगा, हम जिस तरह हमें आदत होती है ना, हम ज़रा बैठ के थोड़ा सा ज़रा चौड़े होकर बैठते हैं, तो जो राइट साइड पे बैठा होगा उसकी लेफ़्ट लेग और जो लेफ़्ट पे बैठा होगा उसकी राइट लेग, वो अगर यूँ थोड़ा सा चौड़ा होकर बैठना चाहेगा तो वो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि वो जो आर्म रेस्ट है वो बिल्कुल नीचे तक आती है, तो फिर आपकी टांग वहाँ पे टकराती है, लेफ़्ट वाले की राइट टांग टकराएगी और राइट पे बैठे हुए की लेफ़्ट टांग टकरा रही होगी। ठीक, ये एक पिछली साइड पर एक मसला है। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी की है, ये गाड़ी की जो चाबी है, चाहे वो HEV हो या PHEV हो, दोनों को आप रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें जो इसका बंद करने का बटन है, आप इसको एक दफ़ा दबाएं और फिर उसके बाद जो ये ऊपर का इसका बटन है, जो कि आप इसको अलार्म का कह सकते हैं या हॉर्न का आप उसे कह सकते हैं, साइन बना हुआ है, आप इसको प्रेस किए रखेंगे तो ये गाड़ी रिमोटली स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो HEV है या चाहे वो PHEV है। ये एक दोनों में यूनिक चीज़ है कि यानी कि उसको बासानी रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटो पार्किंग HEV में भी है, PHEV में भी है, और PHEV एंड HEV के जो ऑटो पार्किंग है दोनों की बहुत ज़बरदस्त है। आप कहीं पे भी जाके आप इस पे छोड़ दें तो वो गाड़ी बड़ी स्मूथली जाकर पार्क हो जाती है, और बल्कि यूँ लगता है कि जिस तरह कोई भूत आ गया कहीं से, या मतलब कोई बाहरली चीज़ आ गई है। लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा गाड़ी को जाकर ऑटो पार्किंग का फ़ीचर इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को पार्क कर लेती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल फंक्शंस ऑफ द कार। जहाँ तक इसकी चार्जिंग की बात है तो बस वो एक शशका ही है। मैंने इसको चार्ज करने की कोशिश की है मोबाइल को, लेकिन कुछ 30% 40% काफ़ी देर तक, इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए मैंने इसको ट्राई आउट किया था, तो वो काफ़ी देर तक चार्जिंग पे लगाने के बाद भी कुछ 30% ही ऊपर गया था, 40% ऊपर गया था, इससे ऊपर नहीं गया था। और वैसे भी हमें आदत है, हम तो मतलब फ़ोन के बगैर गुजारा नहीं है ना, म्यूज़िक भी चलाना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है, कॉल शॉल करनी है, तो हम साथ साथ बार बार फ़ोन उठाएँगे। चार्जर से जब आप बार बार फ़ोन उठाएँगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर उसकी चार्जिंग तो उस तरह से कंटिन्यूस नहीं हो सकेगी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसके जो ऑफ रोड फीचर्स हैं, जो टैंक टर्न है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आई बिलीव इट्स अ फैंटास्टिक फ़ीचर, और ऑन द होल आई बिलीव के दिस इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। और हाँ, ब्रेकिंग जो HEV की है, मैंने HEV भी 200 किलोमीटर चला के देखी है। HEV की जो ब्रेक है वो पंप उसका आप ब्रेक करते हैं तो फ़ौरन पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, इसकी भी ब्रेक अच्छी है, उसकी भी बहुत अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, उसकी बहुत अच्छी है। फ़र्क ये है। साउंड सिस्टम की लोग बात करते हैं जी उसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है, इसमें नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि दोनों को फ़ील किया है मैंने। इसका और उसका साउंड सिस्टम का 19-20 का फ़र्क है।
19-20 का फ़र्क है दोनों के साउंड सिस्टम का, इससे ज़्यादा दोनों का फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात है तो HEV भी जब आप उसको एक्सेलरेट करते हैं तो वो भी आपको फील देती है, एक्सेलरेशन उसकी बहुत अच्छी है, इसकी उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेशन अच्छी है। तो आखिर में जाकर मैं ये समझता हूँ कि HEV या PHEV दोनों में से अगर फ़ैसला करना है तो वो फ़ैसला करने में सिर्फ आप ये देख लें कि आपको 7 सीट्स चाहिए या आपको 5 सीट्स चाहिए। अगर आपको 5 सीट्स चाहिए तो फिर दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। माना कि ये उससे महंगी है लेकिन दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। और अगर आपको 7 सीट्स ज़रूरी हैं, मजबूरी है आपकी, तो फिर आप HEV पे चले जाएं, वरना ये आपको ज़्यादा कंफर्ट देती है, साइलेंट है, खामोश है, बिल्कुल आप को बड़ा मज़ा दे रही होती है। और HEV के ऊपर मुझे एक इशू आया क्योंकि वो थोड़ा सा ना बड़ी गाड़ी के ऊपर होता है कि इससे पहले माजी में बड़ी गाड़ियाँ चलाई हों तो या बड़ी गाड़ी में आप बैठे हों तो उसका जो एक अपना आवाज़ होती है ना गाड़ी की, वो आपको बड़ा यू लाइक इट, यू लाइक लिसनिंग टू इट। तो इसमें जब वो फील नहीं आती तो फिर बंदा कहता है यार इसमें वो मज़ा नहीं है HEV में, लेकिन कुछ देर के बाद फिर यू गेट यूज टू इट, आप उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन PHEV तो बिल्कुल ही साइलेंट है और फिर उसके बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी है। और प्लस एक और चीज़ मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो इसका हेड्स अप डिस्प्ले में आपको बताते हैं ना कि रोड की स्पीड क्या है, कि जिस जगह पर हैं आप, जिस रोड पर हैं उसकी रोड स्पीड क्या है, तो वो HEV में मुझे लगता है कि वो स्टक हो जाती है कुछ जगहों पर, वो वहीं पे रहती है जहाँ पर कहीं पहले होती है। मतलब 40 दे रही है तो 40 दे रही है, 50 दिखा रही है तो 50 दिखा रही है, ये चेंज अराउंड करती रहती है। शायद इसकी वजह ये है कि इसमें वो सिम भी है और इस वजह से ये जो एक्चुअल होती है वो आपको बता रही होती है कि भाई इसकी एक्चुअल क्या है। लेकिन ऑन द होल इफ़ आई कंपेयर दिस टू एनी अदर व्हीकल, स्पेशली फॉर्च्यूनर, तो देखें लेजेंडर, फॉर्च्यूनर, सब लोकल मैन्युफैक्चरर्स बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। लेकिन माजरत के साथ टोयोटा वालों ने पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर, लेजेंडर जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की, उन्होंने पाकिस्तान में लोगों के साथ ज़्यादती की है। और मेरी नज़र में जो उसके हालात हैं ना वो किसी रेड़े से कम नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन ये वो किसी रेड़े से कम नहीं है, उसके हालात जो है ना वो किसी रेड़े से कम नहीं है। बाकी गाड़ियों में आई बिलीव दीपाल SO5 बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि जितने भी लोग ये रिव्यूज़ वगैरह करते हैं तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खुदारा असल जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं वो बयान किया करें, ताकि लोगों को असल पिक्चर मिले, लोगों को पता चले कि भाई प्रोडक्ट क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है। अब जिस तरह मैं किसी को सुन रहा था कि अभी ये T2 लॉन्च हुई है, गो कि मुझे समझ नहीं आती कि ऑफ रोडर हो जिसमें आपने एक डमी सा पहाड़ बना के उसके ऊपर आपने गाड़ी खड़ी की और आप कहें कि जी ऑफ रोडर है, और ऑफ रोडर हो, फ्रंट व्हील ड्राइव हो, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आपकी समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ्रंट व्हील ड्राइव है और आप उसे ऑफ रोडर कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो टोर वालों को चाहिए ये था कि थोड़ा सा हौसला कर लेते, जहाँ पर इतना इंतज़ार किया, 4 महीने से लोगों को कह रहे थे आप कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून, लोग भी तंग आ गए थे कि भाई जाए कब आना है ये कमिंग सून। तो वहाँ पर आप कुछ थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते और आप 4 व्हील ड्राइव निकालते, ऑल व्हील ड्राइव निकालते, आपने फ्रंट व्हील ड्राइव निकाल दिया और आप निकाल कर कह रहे हैं कि जी ये ऑफ रोडर है। ये मजाक है ना फिर ऑफ रोडर के साथ, हैं, मजाक उड़ाने वाली बात है। और अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जिन लोगों ने T2 शुरू में लॉन्च हो गई है नहीं बुक कराई तो बस फिर आगे प्राइसेस महंगी हो जानी है, फिर ना कहना बताया नहीं था। तो भाई प्राइसेस तो वो जो आगे ज़्यादा होनी है वो होनी है। ये HEV और PHEV का जो रौला चल रहा है कि ऑटो पॉलिसी नहीं आई, मतलब 8.5% अभी 1.5 है ना इंजन पावर उसकी T2 की, तो वो T2 की 1.5 पे अभी 8.5% GST है। तो वो अगर ऑटो पॉलिसी ना आई तो फिर 25% पे चला जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके अंदर गाड़ी पहले बुक कराएं बाद में बुक कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिन्होंने अभी बुक नहीं कराई है वो ज़्यादा फ़ायदे में है। वो ज़रा देख रहे हैं कि भाई अभी तो कराएंगे तो वही, अभी तो खैर उन्होंने 8.5% पे की है, लेकिन जो वेट एंड वॉच वाले हैं वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल जाए, क्लैरिटी आ जाए कि भाई 25% पे जा रही है GST या नहीं जा रही है या 1.5 पे रहेगी। तो ये थी जी कुल कहानी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन एज आई सेड दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से आई लाइक द प्रोडक्ट इवन मोर। और लावारिस नहीं छोड़ा गाड़ी देने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद लावारिस नहीं छोड़ा। जहाँ पे कोई इशू हो तो उस इशू को रिजॉल्व भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स जहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। मेरी जो प्रॉब्लम्स रही हैं इसके साथ वो मैंने आपको बता दी हैं। आई एम मोर देन सेटिस्फाइड एंड आई थिंक दिस इज़ ए गुड प्रोडक्ट इन द करंट मार्केट। आगे आने वाले दिनों में कोई बेहतर प्रोडक्ट आ जाए तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।